हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय चैनल रोशन शाह स्टडी पॉइंट। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल रोशन शाह स्टडी पॉइंट पे। मैं दामिनी आज अभी आप सभी के साथ चर्चा करने वाली हूँ क्लास 12th के फिज़िकल एजुकेशन के चैप्टर नंबर 3 के बारे में। चैप्टर नंबर 3 है हमारा योग और जीवन शैली। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं हमारा फर्स्ट और सेकंड चैप्टर कंप्लीट हो गया था, तो आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 3 पे। चैप्टर नंबर 3 आपका योग और जीवन शैली से संबंधित है। और जैसे कि आप जानते हैं योग और जीवन शैली, योग के बारे में आप क्लास 11th में भी पढ़ के आए हैं, तो आप को ज़्यादा कठिनाई नहीं होगी इस चैप्टर को पढ़ने में। तो इसी के साथ हम अपने चैप्टर की स्टार्टिंग करते हैं। स्टार्टिंग करने से पहले एक और इम्पॉर्टेंट सूचना, अगर आप सभी ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है यानी कि रोशन शाह स्टडी पॉइंट, तो डू सब्सक्राइब नाउ, ताकि आप लोगों को आने वाली वीडियोस का सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचे और आप लोग सबसे पहले उन वीडियोस से परिचित हो सकें। तो स्टार्ट करने से पहले आप सभी जानते हैं कि हम अपने टॉपिक को डिस्कस करते हैं कि इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक्स लगे हैं और आज हम किन किन टॉपिक्स का अध्ययन करेंगे। तो अगर हम टॉपिक की बात करें तो हमारा जो पहला टॉपिक रहेगा वो होगा योग। तो क्योंकि हमारे चैप्टर का नेम है योग और जीवन शैली, तो योग के बारे में हम जानेंगे, योग का अर्थ क्या होता है, उसके बाद योग का क्या महत्व है, इम्पॉर्टेंस ऑफ योग, उसके बाद विभिन्न योगा आसन। क्योंकि अगर हम योग की बात कर रहे हैं तो आप सभी जानते हैं इस बात से कि योग केवल अर्थ या महत्व तक ही नहीं सीमित है। जब तक उसके आसनों की बात ना की जाए, जब तक उसके आसनों पर प्रकाश ना डाला जाए, तब तक योग जो होता है वो एक इनकम्प्लीट पार्ट रहता है। इसीलिए तो हम इसमें विभिन्न योगा आसनों की बात करेंगे। उसके बाद ये टॉपिक हमारा मतलब 3 टॉपिक जो हैं वो योग से संबंधित हैं। तो आप लोग जानते हैं कि योग और जीवन शैली हमारे चैप्टर का नेम है। उसके बाद हम जानेंगे जीवन शैली, कि जीवन शैली क्या होता है। और जीवन शैली आप सभी जानते हैं आज के यानी कि वर्तमान समय में बहुत सारी ऐसी डिजीज़ेस हैं जो एकदम सामान्य तौर पर हो गई हैं। तो हम इसमें जानेंगे कि कौन कौन से ऐसे रोग हैं जो सामान्य हो गए हैं और उन रोगों को किस प्रकार से हम योग के माध्यम से ठीक कर सकते हैं। यानी कि ऐसे कौन कौन से आसन हैं जिन्हें हम करके जो रोग है उनको कम कर सकते हैं या उस रोग से मुक्ति पा सकते हैं। तो सबसे पहले जो हम जिसकी बात करेंगे रोग में, वो है आपका मोटापा। मोटापे को इंग्लिश में ओबेसिटी भी बोलते हैं, और ये अगर देखा जाए तो वर्तमान समय की एक सबसे बड़ी परेशानी भी है। और ये आजकल देखा जाए तो 10 में से 6 या 7 लोग या 5 लोग इससे ग्रस्त होते हैं। तो इसके बारे में जानेंगे, इससे संबंधित कौन कौन से आसन हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा मधुमेह। मधुमेह आप सभी जानते हैं, डायबिटीज़। तो डायबिटीज़ किस कारण से होती है तथा इससे संबंधित कौन कौन से आसन है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। एंड हमारा उसके बाद जो हमारी डिजीज़ रहेगी वो होगी उच्च रक्तचाप। तो जो हाई ब्लड प्रेशर होता है आप सभी जानते हैं ये भी आज के समय में एक कॉमन बीमारी बन चुकी है। तो इन 3 से 4 बीमारियों के बारे में हम आज चर्चा करने वाले हैं और जानेंगे किन किन आसनों के माध्यम से हम इन बीमारियों से मुक्ति पा सकते हैं। तो ये टॉपिक आज के विषय में और आज के इस वीडियो में मैं कवर करने वाली हूँ। आई होप कि आप लोगों को टॉपिक्स क्लियर हो गए होंगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट टॉपिक। अगर हम बात करें योग की, तो योग शब्द आप सभी के लिए नया नहीं है। ये योग जो शब्द है वो अभी नहीं, प्राचीन समय से इसकी अवधारणा चलती आ रही है। तो योग शब्द जो है वो संस्कृत के युज धातु से बना है। युज धातु है जिसका मतलब होता है जोड़ना या फिर मिलना। तो यानी कि जो योग है वो शारीरिक व्यायाम, मानसिक व्यायाम और जो स्वास्थ्य जो टेक्निक्स होती हैं उनको मिलाकर बना है। आप कोई भी एक आसन ले लीजिए, आपने देखा होगा कि जब भी कोई आसन आप करते हैं तो वो आसन ऐसा नहीं होता है कि उसमें केवल शारीरिक व्यायाम केवल हो या केवल मानसिक व्यायाम हो। आप किसी भी आसन को करते हैं तो आपको शारीरिक, मानसिक और जो आपकी मांसपेशियां हैं यानी कि जो आपकी इंटरनल बॉडी जो है उसमें आपको काफ़ी सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो क्या है योगा, क्या है एक मानसिक, शारीरिक और जो हमारी जो इंटरनल बॉडी होती है उसका जुड़ना आपस में। तो उसके मतलब ऐसा एक एक्सरसाइज जिसमें ये तीनों चीज़ें जो हैं वो जुड़ती हैं, मिलती हैं। ठीक है,
तो योग का मतलब, योग जो है वो युज धातु से बना है, जिसका मतलब होता है जुड़ना या मिलाना। योग एक ऐसी साधना है जिससे मनुष्य का अपने मन पर और मस्तिष्क पर खुद पर कंट्रोल होता है। आप सभी जानते हैं कि योग वर्तमान समय की अगर हम बात करें तो वर्तमान समय में योग जो है वो एक महत्वपूर्ण एक्सरसाइज के रूप में बन गया है, क्योंकि आज के समय में इतनी ज़्यादा डिप्रेशन और बहुत सी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। तो उन प्रॉब्लम्स को कम करने के लिए योग जो है वो एक बहुत ज़्यादा कारगर इस क्षेत्र में सिद्ध होता है, क्योंकि इससे क्या होता है, मनुष्य अपने मन पर, अपने मस्तिष्क पर और अपनी इंद्रियों पर और स्वयं पर नियंत्रण स्थापित करता है, जो कि एक मनुष्य के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो योग जो है वो क्या करता है, एक जो मनुष्य है उसको अपने मन, मस्तिष्क और खुद पर नियंत्रण स्थापित करने में सहायता प्रदान करता है। जो योग है वो एक प्रकार का व्यायाम है। इसके नियमित अभ्यास के द्वारा हम शारीरिक, मानसिक रूप से स्वस्थ रह सकते हैं। बिल्कुल, आप सभी जानते हैं कि प्राचीन समय में जितने भी ऋषि मुनि होते थे, जितने भी अगर हम बात करें तो आपने देखा होगा, चाहे वो पतंजलि की बात हो या कितने बड़े बड़े, चाहे चरक हो, सुश्रुत हो, भले और ही क्यों ना हो, तो ये सारे, इन सभी ने योग का अपने अपने ग्रंथों में वर्णन किया है तथा ये खुद भी इन सारी चीज़ों को अप्लाई करके देख चुके थे। और इसका जो इफ़ेक्ट निकला वो क्या निकला कि जो लोग भी योग को समय यानी कि प्रतिदिन उसका अभ्यास करते हैं योग का, वे शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहते हैं। योग जो कला है उसकी उत्पत्ति प्राचीन भारत में हुई है। पहले के समय में बौद्ध और हिंदू धर्म से जुड़े जो लोग थे वो योग और ध्यान का प्रयोग करते थे। यानी कि अगर हम योग का कॉन्सेप्ट देखें तो जो ये योग का कॉन्सेप्ट है वो ऐसा नहीं है कि नया है, ये प्राचीन भारत से चला हुआ आ रहा है। क्योंकि अगर आप बौद्ध धर्म की बात करते हैं तो आप गौतम बुद्ध जो हैं, जो बौद्ध धर्म के संस्थापक माने जाते हैं, यदि आप उनकी मुद्रा देखें कि वो किस प्रकार से बैठे हुए हैं तो आपको पता चलेगा कि वो भी एक योग की मुद्रा है। और हिंदू धर्म की बात करें तो कहीं ना कहीं जो योग है वो हिंदू धर्म से बहुत अत्यधिक तरीके से जुड़ा हुआ है। तो योग का अर्थ आपको समझ में आ गया होगा कि योग क्या होता है और इससे क्या कुछ जो बेनिफिट्स है वो तो यहीं आपको क्लियर हो गए हैं, बाकी हम आगे डिस्कस करेंगे। अब योग का अर्थ आपको स्पष्ट हो गया, लेकिन जैसे मैंने कि आपको बताया था कि अगर हम योग की बात करते हैं तो ऐसा नहीं होता कि हम आसन की बात ही ना करें, क्योंकि आसन जो होते हैं वो योग का एक महत्वपूर्ण अंग है। तो अगर एक बार हम आसन के ऊपर चर्चा करते हैं, आसन पतंजलि जो कि एक बहुत बड़े वो रहे हैं, उनके वो आसन के संदर्भ में कहते हैं कि स्थिर सुखम आसनम, अर्थात सुखपूर्वक स्थिरता से बैठने का नाम आसन है। यानी कि कंफर्टेबली आप किसी स्थान पे बैठ सकते हैं, चाहे आप कैसे भी बैठे, लेकिन आप सुखपूर्वक बैठ रहे हैं। यानी कि आपके जो शरीर के सारे जो अंग हैं, आपके जो जितने भी पार्ट्स हैं, वो उन्हें किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, आप एकदम कंफर्टेबली बैठ पा रहे हैं। तो उस बैठने को जो जिस प्रकार से आप बैठ रहे हैं उसे आप आसन कहते हैं, जो स्थिर भी हो और सुखदायक भी हो, अर्थात आरामदायक भी हो, वह आसन कहलाता है। इस प्रकार हम निष्कर्ष के रूप में कह सकते हैं कि आसन वह है जो आसानी से किया जा सकता है और हमारे जीवन शैली में विशेष लाभदायक प्रभाव डालता है। बिल्कुल, आप सभी जानते हैं, अगर हम आज के समय अपनी जीवन शैली की बात क्यों ना करें तो हम बहुत सारे ऐसे आसन्स में रहते हैं जिसमें हम कंफर्टेबल रहते हैं। जैसे हम कोई काम करते हैं, हम अलग अलग काम करते हैं, तो उस अलग अलग काम के लिए अलग अलग आसनों की आवश्यकता पड़ती है। तो अलग अलग आसन, और आप सभी जानते हैं कि हम उसी आसन में बैठते हैं जिसमें हम सुखपूर्वक बैठ पाते हैं, जिसमें हम आरामदायक महसूस करते हैं। तो जिस भी अवस्था में या जिस आसन में आप आरामदायक महसूस करते हैं और स्थिरतापूर्वक बैठ पाते हैं, वो क्या कहलाता है? आसन। तो ये पतंजलि ने आसन की परिभाषा दी है, क्योंकि आसन, और आप सभी जानते हैं कि योग में तो कितने सारे आसन आते हैं, चक्रासन, गौमुखासन, सुखासन, तो ये सारे आसन हैं। तो
जो भी अभी हम आसन की आगे बात करेंगे, फिलहाल तो आप आसन का मतलब समझिए। तो आसन का अर्थ आपको स्पष्ट हो चुका होगा। अब हम बात करते हैं योग के महत्व की, क्योंकि योग हो गया, आसन भी आपने समझ लिया। नेक्स्ट जो आपका विषय होता है वो है योग के लाभ। क्योंकि अगर हम योग के लाभ की बात करें तो वो अनगिनत हैं, लेकिन जो मुख्य मुख्य हैं फिर भी मैंने उनको यहाँ पॉइंट आउट किया है। अगर हम बात करें योग के लाभ की तो उसमें सबसे पहला आता है आपका रोगों से बचाव। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो योग होता है वो केवल ना मनुष्य को दीर्घायु प्रदान करता है, बल्कि उसको रोगों से बचाव में भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। लचक में वृद्धि करता है। आपने देखा होगा जो लोग योगा करते हैं या फिर जो योगा में अत्यधिक निपुण होते हैं, उनकी फ्लेक्सिबिलिटी इतनी अत्यधिक होती है, उनकी जो बॉडी होती है वो ऐसे मूव करती है, आपको लगेगा कि उनकी बॉडी में बोन्स ही नहीं है, जबकि ऐसा नहीं होता। उनकी जो बॉडी होती है वो बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होती है। उसके बाद हड्डियों और जोड़े जो होते हैं वो मजबूत होते हैं, यानी कि आपकी जो बोन्स हैं और आपके जो जॉइंट्स हैं वो क्या होते हैं, इससे जो आपके जॉइंट्स हैं और जो बोन्स हैं वो बिकम स्ट्रॉन्ग, मतलब उनसे मजबूत होते हैं योग के माध्यम से। रक्त जो परिसंचरण में सुधार होता है, यानी कि जो आपका ब्लड सर्कुलेशन है वो क्या होता है, वो भी इम्प्रूव होता है जब आप योग करते हैं। क्योंकि योग में बहुत सारे आसन बताए गए हैं। आप जब उन आसन को करते हैं तो आपकी बॉडी में ना केवल आपके मसल्स, जॉइंट्स, बोन्स, बल्कि आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो भी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव होता है, जो कि बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि आप सभी जानते हैं अगर ब्लड सर्कुलेशन रुक जाए या ब्लड जो होता है वो स्लो सर्कुलेट करे ब्लड, तो भी काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। इसीलिए नियमित योग के माध्यम से आप बहुत सारे प्रॉब्लम्स को दूर कर सकते हैं। तो उसके बाद है चिंता और तनाव से मुक्ति में सहायक होता है। अगर बात करें हम योग की, तो योग का जो सबसे बड़ा अगर आज के समय में देखें इम्पोर्टेंस के रूप में, तो चिंता और तनाव से मुक्ति। आप कोई भी आसन ले लीजिए, चाहे वो ध्यान से संबंधित हो या फिर आप सुखपूर्वक किसी भी अवस्था में बैठे हैं, सुख आसन ही क्यों ना करें, जितने भी आप आसन करेंगे उनसे आपको चिंता और तनाव से आप मुक्त हो जाएंगे। उसके बाद आयु में वृद्धि। अगर आप रोग से ग्रस्त हैं, आपकी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी है, हड्डियां आपकी यानी कि आपकी जो इंटरनल बॉडी है वो भी काफ़ी ज़्यादा आपकी स्ट्रॉन्ग है, आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा है एंड आप एकदम टेंशन फ्री लाइफ जी रहे हैं, तो आपकी आयु तो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। क्योंकि आयु तो तभी बढ़ सकती है जब आप अच्छा लाइफस्टाइल स्पेंड करेंगे। तो ये सारे लाइफस्टाइल जब ये तो सारे आप अच्छे से कर ही रहे हैं, तो आयु ऑटोमेटिकली आपकी इंक्रीज़ हो जाएगी। एंड 7th इज शरीर की जो मांसपेशियां होती हैं वो मजबूत होती हैं। आप सभी जानते हैं कि हमारी बॉडी में मसल्स होते हैं, और जो मसल्स होते हैं अगर हम योग करते हैं तो आपने देखा ना काफ़ी बार खिंचाव होता है, तो वो जो मसल्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो भी स्ट्रॉन्ग होती हैं। तो ये कुछ मुख्य लाभ थे जो मैंने इनको यहाँ पॉइंट आउट किया है। एग्ज़ाम में आप सभी इनको वहाँ ऐड कर सकते हैं, थोड़ा थोड़ा इनके बारे में बता सकते हैं। अब हम बात करते हैं कुछ डिजीज़ के बारे में और उनसे संबंधित जो आसन हैं, जिसमें आपका पहला लगा हुआ था मोटापा, जिसे हम इंग्लिश में ओबेसिटी भी बोलते हैं। मोटापा, अगर मैं सामान्य शब्दों में कहूँ तो मोटापा किसे कहते हैं? मोटापे का मतलब होता है कि शरीर में अत्यधिक वसा आ जाना, मतलब वसा का एकत्रित हो जाना, उसे ही आज के समय में मोटापा कहते हैं। एंड ये सही है। तो एक बार हम परिभाषा भी देख लेते हैं इसकी। मोटापा वो स्थिति होती है जब अत्यधिक शारीरिक वसा जो होता है वो शरीर पर इस सीमा तक एकत्रित हो जाता है कि वो स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव डालने लगता है। अब आपने देखा होगा, मतलब हम सभी वसा जो होते हैं वो ग्रहण करते हैं। आप सभी जानते हैं वसा जो होता है वो हमारे पोषक तत्वों में शामिल है। तो वसा जब अत्यधिक मात्रा में हमारी बॉडी में एकत्रित होना स्टार्ट हो जाता है तो वो क्या करता है, हमारे स्वास्थ्य पे हानिकारक प्रभाव डालने लग जाता है, जिससे गठिया, मधुमेह, हाइपरटेंशन आदि रोग उत्पन्न होने लगते हैं। तो ये मोटापे के कारण होते हैं। इससे संबंधित एक बार हम रोग भी देख लेते हैं, आसन, जिसमें आपका पहला जो आसन है वो है वज्रासन। उसके बाद 4 आसन इसमें सहायक होते हैं: वज्रासन, हस्तासन,
त्रिकोणासन और अर्ध मत्स्येंद्रासन। तो ये कुल 4 आसन हैं जो मोटापे में सहायक होते हैं। जिसमें आप बात करें अगर पहले की वज्रासन, तो वज्रासन जैसे कि आप देख सकते हैं, वज्रासन का एक बार हम देख लेते हैं कि उसकी विधि क्या होती है, किस प्रकार से इस आसन को हम कर सकते हैं। तो इस आसन को करने के लिए घुटनों को मोड़कर पंजे के बल सीधे बैठ जाएं। तो आप इस इमेज में देख सकते हैं कि जो ये लेडी है वो पंजों को मोड़ के घुटनों के बल स्ट्रेट बैठ गई है। ठीक है। उसके बाद दोनों पैरों के अंगूठे आपस में मिलने चाहिए और एड़ियों में थोड़ी सी दूरी होनी चाहिए। बिल्कुल जब आप ऐसे बैठेंगे तो आपको खुद ही आपके जो पंजे और जो एड़ियाँ हैं वो अपने अपने स्थान को ग्रहण कर लेंगे। उसके बाद शरीर का सारा जो भार है वो पैरों पर रखें और दोनों हाथों को जांघों पर रखें। जैसा कि आप देख सकते हैं इस इमेज में कि जो शरीर का सारा भार है वो इसने अपने पैरों पे रखा हुआ है और उसके जो दोनों हाथ हैं वो किस पर हैं, दोनों जांघों पर हैं। उसके बाद जब आप बैठ रहे हैं, यानी कि आप बैठ गए हैं, आपने दोनों हाथ अपनी जांघों पे रख लिए हैं, तो आपकी जो बैकबोन है वो स्ट्रेट होनी चाहिए। आपकी बैकबोन एकदम स्ट्रेट होनी चाहिए। जब आप स्ट्रेट होके बैठ जाए तब आपको लंबी लंबी सांसें लेनी है। तो ये क्या होगा, ये वज्रासन है कि आपको पहले पैर मोड़ना है, उसके बाद सारा का सारा आपको पैर मोड़ के बैठना है स्ट्रेट एकदम। आपकी बैकबोन स्ट्रेट होनी चाहिए, आपका सारा भार आपके पैरों पे होना चाहिए, आपके दोनों हाथ थाई पे होने चाहिए। उसके बाद जब आप स्ट्रेट बैठ जाते हैं तो आपको लंबी लंबी सांसें लेनी है। तो इस प्रकार से ये वज्रासन है। और एक बार इसके हम बेनिफिट्स की बात कर लेते हैं। इसमें क्या होता है, ये पाचन तंत्र को दुरुस्त करता है, यानी कि पाचन जो तंत्र है उसको स्ट्रॉन्ग बनाता है और पीठ के निचले हिस्से के दर्द को दूर करता है। जब आप स्ट्रेट बैठेंगे, जैसे कि आपने उस पोस्चर में देखा कि वो लेडी एकदम स्ट्रेट बैठी है, उसके जो हाथ हैं, मान लीजिए उसकी थाई है एंड ये इसकी बैकबोन है, तो वो स्ट्रेट बैठी है एंड उसके जो हाथ है वो दोनों थाई पे हैं, तो उसकी बैकबोन क्या होगी, यानी कि जो पीठ का जो निचला हिस्सा होगा, अगर कोई पेन होता है तो वो दूर हो जाएगा। ब्लड शुगर को काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल करता है ये। उसके बाद मानसिक शांति प्रदान करता है, क्योंकि जब हम लंबी और गहरी सांसें लेते हैं तो हमारा जो मस्तिष्क है वो खुलता है, यानी कि वो उसको एक शांति प्रदान होती है। उसके बाद ब्लड प्रेशर में सहायता प्रदान करता है ये, नींद की समस्या को सुधारने में सहायक है और मोटापे को कम करने में सहायता प्रदान करता है। तो ये कुछ इसके मेन बेनिफिट्स हैं जो मैंने यहाँ पे पॉइंट आउट किए हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आप लोगों को एग्ज़ाम के टाइम ये यूज़फुल रहें। एंड उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट आसन था वो था हमारा हस्तासन। अब हस्तासन अगर हिंदी में मतलब इसको हम तोड़ के बात करें, यानी कि इसका संधि विच्छेद करें, तो हस्त प्लस आसन, यानी कि हाथों के द्वारा जो किया गया आसन, दैट इज़ कॉल्ड हस्तासन। तो हस्तासन जो होता है, इसमें क्या होता है, इस आसन को करने के लिए सबसे पहले अपने पैर मिलाकर सीधे खड़े हो जाएं, यानी कि आपको अपने पैरों को मिलाकर स्ट्रेट खड़े हो जाना है। उसके बाद आपको एक लंबी सांस भरते हुए दोनों हाथों को सीधा ऊपर की ओर उठाना है, अपने हाथों को ऊपर की ओर उठाना है और दोनों जो मतलब आपके जो हाथों की जो फिंगर हैं, उंगलियों को एक दूसरे से फंसाते हुए सीधे ऊपर की ओर उठाना है। उसके बाद शरीर को ऊपर की तरफ खींचना है और फिर धीरे धीरे सांस को छोड़ते हुए नीचे आना है। तो जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हैं कि ये लोग हस्तासन कर रहे हैं एंड इस इमेज में आप देख सकते हैं कि इनके जो पैर हैं वो एकदम दोनों पैर स्ट्रेट हैं, दोनों पैर एक समान हैं। उसके बाद जब ये खड़े हो रहे हैं तो आप देख सकते हैं कि ये अपनी फिंगर को, अपने हाथ को ऊपर की ओर लेके जा रहे हैं। इनका हाथ जो है, इनकी फिंगर जो हैं वो एक दूसरे से क्रॉस कर रही है, एक दूसरे से मिली हुई हैं, वो एक ऊपर है। जैसे ही वो ऊपर लेके जा रहे हैं तो उनकी जो सांस है वो भी मतलब वो ब्रीथ जो ले रहे हैं वो लंबी गहरी सांस ले रहे हैं। उसके बाद जैसे ही उनके हाथ नीचे आ रहे हैं वो जो सांस ले रहे हैं वो छोड़ते जा रहे हैं।
तो यही इसमें वो कहता है कि इसका फर्स्ट आपको बताया था कि आपको अपने पैर मिलाकर खड़े हो जाना है। उसके बाद आपको अपने जो हाथ है उनको सीधा करके ऊपर लेके जाना है, उंगलियों को फंसाते हुए एक दूसरे के बीच ऊपर उठाना है। उसके बाद शरीर को ऊपर की तरफ ले जाना है और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे लेकर आना है। तो देख सकते हैं जैसा कि आप लोग इस प्रकार से हस्तासन किया जाता है। और ये जो होता है वो इसका मेन जो होता है कि ये आपकी जिन लोगों की भी हाइट कम है या फिर अगर उनको बैक में प्रॉब्लम है तो वो लोग इस आसन को कर सकते हैं। अगर हम अपने नेक्स्ट आसन की बात करें तो वो है त्रिकोणासन। त्रिकोणासन तो जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा है कि जो त्रिकोण शेप में बनता हो। तो पहले इसकी इमेज से एक बार हम समझ लेते हैं। आप देख पा रहे हैं जैसे कि ये इमेज, इसमें ये त्रिकोण बन रहा है, ऐसे ऐसे एंड ऐसे। तो ये ट्रायंगल जो बन रहा है इसीलिए इसको त्रिकोणा आसन कहते हैं। तो एक बार हम इसका प्रोसेस देख लेते हैं कि किस प्रकार से इस आसन को हम कर सकते हैं। सबसे पहले दोनों पैरों के बीच थोड़ा अंतर रखते हुए सीधे खड़े हो जाए। यानी कि आपको क्या करना है, दोनों पैरों के बीच थोड़ा अंतर, ज़्यादा नहीं रखना है, थोड़ा अंतर रखते हुए क्या करना है, आपको एकदम स्ट्रेट खड़े हो जाना है। उसके बाद सांस को अंदर भरते हुए लेफ्ट हाथ को, यानी कि आपको सांस अंदर लेनी है। जब आप सांस अंदर लेंगे तो आपका जो लेफ्ट हाथ है वो उसको सामने से लाते हुए पंजे के पास भूमि पर टिका हो और उसके बाद सांस छोड़ते हुए नॉर्मल पोजीशन में आ जाए। यानी कि जैसा कि आप ये देख पा रहे हैं, इसमें पहले ये स्ट्रेट खड़ी होगी, ठीक है, ऐसे है ये ना, तो ये पहले स्ट्रेट खड़ी है, उसके बाद ऐसे घूम रही है, ये इसका हाथ नीचे आ रहा है एंड इस प्रकार से ये ट्रायंगल बन रहा है। तो क्या करना है, सबसे पहले आपको खड़े हो जाना है, दोनों पैरों के बीच इक्वल डिस्टेंस रखना है। उसके बाद सांस भरते हुए लेफ्ट हाथ को सामने की ओर लेके जाना है और जब आप जाओगे तो उसको क्या करना है, पंजे को टच करना है, यानी कि आपके जो पैर का जो आगे वाला भाग होता है उसको टच करना है। उसके बाद सांस को छोड़ते हुए आपको अपनी नॉर्मल पोजीशन में वापस आ जाना है। अगर हम बात करें, इस आसन की बात करें तो जो ये आसन होता है वो गर्दन, पीठ, कमर और पेट के स्नायु में को मजबूत करता है और शरीर का संतुलन ठीक करता है। शरीर का संतुलन से तात्पर्य आपने देखा होगा ना, काफ़ी बार कुछ लोग का बैलेंस नहीं बन पाता है, वो चलते चलते गिर जाते हैं, उनकी बॉडी जो होती है वो बैलेंस नहीं होती है। तो ये जो आसन है वो काफ़ी ज़्यादा शरीर के संतुलन में भी सहायक होता है। जो पाचन प्रणाली होती है उसमें भी अत्यधिक सहायता प्रदान करता है ये। और जिन लोगों को एसिडिटी आदि की समस्या होती है ये उसके लिए भी काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है। चिंता, तनाव, कमर या पीठ का दर्द होता है तो उसमें भी ये जो आसन है वो सहायक होता है। इसके अलावा पेट पर जमी जो अतिरिक्त वसा होती है, मोटापा होता है, उसको दूर करने में काफ़ी ज़्यादा सहायता, क्योंकि अभी हम मोटापे से संबंधित आसन पढ़ रहे हैं। तो मोटापे से संबंधित आपका पहला आसन था वज्रासन, दूसरा आसन है आपका हस्तासन, तो और तीसरा था आपका त्रिकोणासन। तो ये तीनों जो आसन है वो मोटापे को कम करने में सहायता प्रदान करते हैं। उसके बाद आपका जो चौथा आसन है वो है अर्ध मत्स्येंद्रासन। तो अर्ध का मतलब होता है आधा, मत्स्येंद्रासन तो जिसमें जो आपकी बॉडी है, बॉडी इन द सेंस कि आपका जो हाफ बॉडी आपकी ऐसा आसन जिसमें आपकी हाफ बॉडी इंक्लूड होती हो। तो इसमें क्या होता है, इस आसन को अर्ध मत्स्येंद्रासन इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इस आसन में हम अपने शरीर का आधा भाग मोड़ते हैं। तो अर्ध मत्स्येंद्रासन, इसमें क्या होता है, अर्ध मतलब आधा, ठीक है, मत्स्येंद्रासन मतलब शरीर का आधा भाग मोड़ना। तो ये जो आसन है इसका नाम इसीलिए रखा गया है क्योंकि इसमें क्या होता है, हम अपने शरीर का आधा भाग मोड़ते हैं और संस्कृत में अर्ध का अर्थ होता है आधा। इस आसन को करने से हमारे जो पेट की वसा होती है वो कम हो जाता है, यानी कि पेट पर जो हमारी अत्यधिक वसा होता है वो कम हो जाता है, रीढ़ की हड्डी मजबूत हो जाती है और कमर के नीचे भी जो वसा होती है वो कम होता जाता है। तो जैसे आपको पता है कि हम अभी मोटापे से संबंधित आसन पढ़ रहे हैं, तो अर्ध मत्स्येंद्रासन जो है वो मोटापे को कम करने में सहायता प्रदान करता है और इसीलिए इसको कहा जाता है अर्ध मत्स्येंद्रासन, क्योंकि इसमें शरीर जो होता है वो आधा मुड़ता है।
एक बार हम इसको डायग्राम के माध्यम से भी समझ लेते हैं। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं ये कि जो हमने अभी पढ़ा था किस प्रकार से इसमें आधा शरीर मुड़ता है, तो आप लोग देख पा रहे हैं कि ये है आधा शरीर मुड़ रहा है इसका। एंड देख सकते हैं आप आधा शरीर मुड़ रहा है, इसीलिए इसको अर्धमत्स्यद्रासन कहते हैं। और ये मोटापे की जो प्रॉब्लम होती है उसको कम करने में काफ़ी ज़्यादा सहायता प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त एक बार हम इसके जो वो हैं कुछ और भी प्रोसेस है उन पे बात करते हैं। सबसे पहले दोनों पैरों को सीधा करके बैठ जाएं। बिल्कुल आपको अपने पैरों को आपको बैठना है, अपने पैरों को स्ट्रेट रखना है। उसके बाद क्या करना है आपको, उसके बाद राइट पैर को लेफ़्ट पैर के घुटने के ऊपर रखें। जैसे कि आप इस इमेज में देख पा रहे हैं, आप ये जो राइट पैर है, तो ये राइट पैर जो है वो उन्होंने अपने लेफ़्ट पैर पे रखा है, लेफ़्ट पैर के घुटने पर। तो आपको पहले सीधे बैठना है, ठीक है। उसके बाद आपको अपना राइट पैर जो है उसको लेफ़्ट पैर पे रखना है, लेफ़्ट पैर के घुटने पर। उसके बाद क्या करना है आपको, लेफ़्ट हाथ को राइट घुटने पर रखें और उसके बाद अपनी कमर, गर्दन और कंधों को मोड़ें। तो क्या करना था, जो आपका लेफ़्ट हाथ है उसको क्या करना है, राइट हैंड पे रखना है, राइट पैर पे रखना है। तो पहले आपको राइट पैर को लेफ़्ट हैंड पे रखना है, उसके बाद आपको लेफ़्ट हैंड है उसको राइट साइड पे रखना है और उसके बाद आपको अपनी कमर, गर्दन को मोड़ना है और इस प्रकार से आपका जो अर्धमत्स्यद्रासन है वो कंप्लीट हो जाएगा। अगर हम इसके लाभ की बात करें तो फर्स्ट है इसका, ये क्या होता है, ये स्पाइन को फ्लेक्सिबल बनाता है। स्पाइन मतलब जो आपकी बैकबोन होती है उसको फ्लेक्सिबल बनाता है, क्योंकि जब आप अपनी बॉडी को मोड़ेंगे तो कहीं ना कहीं आपकी जो स्पाइन है वो फ्लेक्सिबल हो जाएगी। मसल्स को स्ट्रेच करता है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि कितने प्रकार के जब आप ये आसन करेंगे तो आपकी जो मसल्स हैं वो कितनी बार स्ट्रेच होंगी। तो इससे क्या होता है, ये मसल को स्ट्रेच करता है, कमर की जो अकड़न होती है उसको कम करने में सहायता प्रदान करता है, तनाव और चिंता से राहत दिलाता है, ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है। और आप सभी जितने भी आप आसन पढ़ेंगे सभी ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाते हैं। स्पाइन जो होता है, कुछ ऐसे आसन हैं जो स्पाइन में मदद नहीं करते, लेकिन मोस्ट ऑफ द आसन ये स्पाइन या फिर बैकबोन के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं। उसके बाद मधुमेह को कंट्रोल करता है ये, और पाचन जो शक्ति होती है उसको बेहतर बनाता है। तो इस प्रकार से हमारा मोटापा और उससे संबंधित जो आसन है वो कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट हमारा जो डिजीज़ है दैट इज़ मधुमेह। इंग्लिश में हम इसे डायबिटीज़ भी बोलते हैं। मधुमेह आज के समय की एक सामान्य परेशानी बन चुकी है। मधुमेह एक बार जानते हैं कि ये होता क्यों है और इसका क्या कारण है। मधुमेह जो है वो चयापचय रोगों का एक समूह है। चयापचय मतलब चय प्लस उपाचय होता है उसका एक समूह है। यह रोग व्यक्ति में उच्च रक्त शर्करा यानी कि ब्लड शुगर के स्तर या अपर्याप्त इंसुलिन के उत्पादों के कारण होता है। तो मधुमेह आपने देखा होगा मोस्टली तभी होता है जब शरीर में शर्करा की मात्रा अत्यधिक हो जाती है या फिर जो इंसुलिन होता है वो अपर्याप्त मात्रा में प्राप्त होता है। तो दो कारण हो सकते हैं डायबिटीज़ के। फर्स्ट, बॉडी में शर्करा की मात्रा अत्यधिक होना। सेकेंड इज़ कि बॉडी में अपर्याप्त इंसुलिन का उत्पादन होना। तो ये दो मुख्य कारण है डायबिटीज़ के, जिन्हें आप याद रखिएगा। इस रोग में शरीर की जो कोशिकाएं होती है वो ठीक से इंसुलिन का उत्पादन नहीं कर पाती हैं या फिर वो इंसुलिन के उत्पादन की प्रतिक्रिया जो होती है उसको नहीं कर पाती हैं, जिसके कारण जो जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे लोगों को ये बीमारी होने लग जाती है, मधुमेह। इससे संबंधित जो आसन है उसमें पहला है भुजंगासन। भुजंगासन को आप कोबरा पोज भी बोलते हैं। तो कोबरा पोज से आपको समझ में आ रहा होगा कि इसको हम लेट के करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये पूरा कोबरा की तरह लग रहा है, मतलब सांप क्या करते हैं, सांप ऐसे तो होते हैं ना यूँ, और ये भी सेम ऐसे ही है। तो कोबरा पोज याद रखिए, सबसे थोड़ा सा यूनिक है ये कोबरा पोज, जिसे हम हिंदी में भुजंगा आसन कहते हैं। तो भुजंग आसन में क्या होता है इसका हम एक बार विधि देख लेते हैं। सबसे पहले पेट के बल जमीन पर सीधे लेट जाएं, बिल्कुल जैसे कि आप देख सकते हैं इस इमेज में कि ये पेट के बल सीधे लेट गए हैं। उसके बाद क्या करना है आपको, उसके बाद दोनों पैरों को आपस में मिलाकर
पीछे पीछे की ओर अधिक से अधिक खिंचाव दें, यानी कि पैर जो हैं उनको मिलाना है आपको और पीछे की ओर अत्यधिक खिंचाव देना है। उसके बाद क्या करना है आपको, दोनों हाथों को कोहनियों से मोड़कर कंधों के नीचे रख लें। जो दोनों हाथ हैं आप देख सकते हैं, इनको मोड़ के कोहनी जो है उनके नीचे रखना है आपको। उसके बाद आप सांस भरते हुए छाती को धीरे धीरे ऊपर उठाएं, सिर तथा गर्दन को भी ऊपर की ओर खींचें। तो देख सकते हैं, पहले आपको लेट जाना है, पैरों को स्ट्रेट कर लेना है, पैरों को एकदम इक्वल एक स्थान पे रखना है। उसके बाद आपको अपना जो अग्रभाग है यानी कि आपकी गर्दन और आपके जो सर है उसको ऊपर उठाना है। धीरे धीरे जब आप उसको ऊपर लेके जाएंगे तो आपको सांस भी भर मतलब आपको लंबी लंबी ब्रीथ लेनी है, सांस लेके जाना है ऊपर। फिर जब आप छोड़ेंगे तो आप अपने सामान्य पोस्चर में वापस आ जाएंगे। तो इस प्रकार से आपका जो कोबरा पोस्चर है, मतलब कोबरा जो आसन है वो कंप्लीट होता है। कोबरा आसन के एक बार हम आसन की बात कर ली, अब उसके लाभों की बात कर लेते हैं एक बार। ये क्या होता है, ये रीढ़ की हड्डी में काफ़ी ज़्यादा सहायता प्रदान करता है और रीढ़ की हड्डी को मजबूत और लचीला बनाता है। क्योंकि आप देख सकते हैं इसमें मोस्टली जो चीज़ काम कर रही है वो रीढ़ की हड्डी है, यानी कि आपकी बैकबोन। तो कोबरा पोज से फर्स्ट क्या है, आप जब भी ऐसे कुछ करेंगे ना तो आप ध्यान अपने माइंड में उसकी इमेज बनाए ना। जब भी आपके एग्जाम में इस टाइप का कोई क्वेश्चन आता है कि किस प्रकार से होता है, फिर आप देखना कि उस आसन को करने में सबसे ज़्यादा क्या चीज़ यूज़ हो रही है, हमारी बैकबोन हो रही है, सर हो रहा है, पैर हो रहे हैं, हाथ हो रहे हैं, बस उस चीज़ को लिख देना आप। अगर बैकबोन हो रही है तो इससे हमारी बैकबोन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनती है एंड फ्लेक्सिबल बनती है। नेक्स्ट इज पाचन तंत्र, मूत्र मार्ग की समस्या दूर होती है और यौन शक्ति बढ़ सकती है। उसके बाद मेटाबॉलिज्म सुधरता है और वजन कम करने में मदद मिल सकती है। उस फिफ्थ इज कमर का जो निचला भाग है वो काफ़ी मजबूत होता है इससे, और फेफड़े, कंधे, सीने, पेट के निचले हिस्से का जो खिंचाव है वो काफ़ी ज़्यादा अत्यधिक होता है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका पश्चिमोत्तानासन। पश्चिमोत्तानासन क्या होता है, एक बार आप देख सकते हैं इस इमेज में कि पैर स्ट्रेट, उसके बाद आपको बस अपने हाथों को और अपनी जो ऊपरी बॉडी है उसको नीचे की ओर लेके आना है। तो हम एक बार समझते हैं इसे। सबसे पहले नीचे बैठ जाएं, उसके बाद क्या करना है आपको, अपने पैरों को सीधा जोड़कर अपने सामने खींचते हुए रखें, और मतलब आपको पहले स्ट्रेट बैठना है, अपने पैरों को सीधा रखना है। फिर दोनों पैरों का ऊपरी हिस्सा छत की तरफ होना चाहिए, यानी कि जो आपके पैर हैं वो ऊपर की ओर होने चाहिए, ठीक है। और जब नीचे बैठे तो रीढ़ की हड्डी सीधी हो, जब आप बैठे तो क्या हो आपकी, मतलब जब आप झुके तब आपकी रीढ़ की हड्डी जो है वो एकदम स्ट्रेट होनी चाहिए। उसके बाद क्या करना है, अपने हाथों से अपने पैरों के अंगूठों को छुएं, मतलब कुछ नहीं करना, आपको झुक के अपने जो ये अंगूठे हैं उनको वो करना है। तो आपकी जो बैकबोन होगी वो ऐसे करके बाइंड होगी, जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हैं। तो पहले आपको स्ट्रेट बैठ जाना है, अपने पैरों को ऊपर की ओर रखना है। फिर उसके बाद क्या करना है आपको, अपने हाथों को आगे जो पैर का अग्रभाग होता है उसको छूना है। उसके बाद सबसे पहले ये जो होता है वो स्ट्रेस को कम करने में काफ़ी ज़्यादा सहायता प्रदान करता है, पेट की चर्बी को दूर करने में मददगार होता है, हड्डियों को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाता है और बेहतर पाचन तंत्र में सहायता प्रदान करता है। और जिन्हें भी नींद की समस्या होती है वो इस आसन का प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद आपका दूसरा जो आसन है वो है पवन मुक्तासन। इस आसन को करने के लिए सबसे पहले आपको पीठ के बल बैठ जाना है। उसके बाद हाथ पैरों को सीधा फैला लें, मतलब पहले आपको स्ट्रेट बैठना है, उसके बाद हाथ पैरों को सीधा फैला लेना है। उसके बाद इस स्थिति में शरीर को ढीला छोड़ दें। अब सांस लेते हुए धीरे धीरे घुटनों को मोड़ें और हाथों की मदद से छाती तक ले जाएं। इसके बाद लेटे हुए अपने शरीर को उठाएं और माथे तक माथा जो होता है यानी कि आपके सर
जो आपका फॉरहेड होता है, माथा घुटने पर लगाने की कोशिश करें। तो एक बार हम इस इमेज के माध्यम से समझते हैं इसे। सबसे पहले क्या करना है, आपको स्ट्रेट लेट जाना है। उसके बाद आपको अपने हाथ पैरों को सीधा कर लेना है। सीधा फैला लेने के बाद आपको अपने शरीर को ढीला छोड़ देना है। लंबी गहरी सांस लेते हुए धीरे धीरे घुटनों को मोड़ना है और मोड़ के आपको अपने सर तक उसे टच करना है। इस आसन की अगर हम बात करें तो ये जो आसन होता है वो गैस दूर करने में काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। इससे कमर दर्द में भी काफ़ी ज़्यादा सहायता मिलती है और पाचन शक्ति में भी ये बढ़ाता है। इसके अतिरिक्त तनाव को दूर करने में सहायता प्रदान होती है, क्योंकि हम जो भी योगा आसन करते हैं वो सभी तनाव को कम करने में सहायता प्रदान करते हैं। इससे मोटापा भी कम होता है, कब्ज की समस्या जो होती है वो भी दूर हो जाती है और चेहरे पर तेज पड़ता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो डिजीज़ है, मतलब हमने मोटापा कर लिया है और डायबिटीज़, और इनसे संबंधित कौन कौन से आसन हैं हमने उन पे भी चर्चा कर ली है। उसके बाद हमारी जो नेक्स्ट डिजीज़ है वो है अस्थमा। अस्थमा आज के समय की अगर हम देखें तो एक सामान्य बीमारी बन चुकी है। अस्थमा समय के साथ थोड़ी मतलब एक वो भी हो सकता है, ये विकराल रूप भी ग्रहण कर लेती है, लेकिन ये ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। तो अस्थमा, हम समझते हैं अस्थमा किसे कहते हैं। अस्थमा मनुष्य के फेफड़ों से संबंधित एक बीमारी है जिसमें हमारी जो श्वास नली होती है उसमें सूजन आ जाती है और श्वास नली संकरी हो जाती है। यानी कि जो ये अस्थमा है ये एक ऐसी बीमारी है जो फेफड़ों से संबंधित है। इसमें क्या होता है, इसमें हमारी जो श्वास नली होती है उसमें सूजन आ जाती है और सूजन आ जाने के कारण जो श्वास नली है वो संकरी हो जाती है, यानी कि पतली हो जाती है और सांस लेने में अत्यधिक कठिनाई महसूस होती है। और अगर हम देखें तो आप सभी ये देख सकते हैं, ये हमारी श्वास नली है, ये हमारे लंग्स हैं। तो इसमें बताया गया था कि आपकी जो श्वास नली है यानी कि ये क्या हो जाता है, ये सूज जाती है। जब ये सूज जाती है तो पहले तो इसका आकार ये होता है, सूजने के बाद ये अंदर से हो जाती है, तो इसका जो ये जहाँ से हम सांस लेते हैं वो क्या होता है, उसमें बहुत उसको कम क्षेत्र मिलता है, जिसके कारण आपने देखा होगा जिनको भी अस्थमा की प्रॉब्लम होती है उनको सांस लेने में काफ़ी ज़्यादा तकलीफ होती है, क्योंकि जो उनकी श्वास नली होती है उसमें सूजन आ जाती है। सूजन आ जाने के कारण वो संकरी हो जाती है, यानी कि वो पतली हो जाती है, जिसके कारण जो वायु है उसको वो सही प्रकार से आवागमन नहीं कर पाती है। तो ये जो प्रॉब्लम है इसका अगर हम बात करें तो ये जो श्वसन संक्रमण के कारण होती है, धुआं या दवाई से संक्रमण, ये 3 इसके कारण हैं। इन 3 कारणों से जो अस्थमा होता है वो होता है। अस्थमा के लक्षण की बात करें तो इसके लक्षण जो हैं वो सबसे पहला खांसी, क्योंकि आपने देखा होगा जब हमारी सांस फूलती है तो उस समय हमें खांसी ज़्यादा आती है। उसके बाद सांस लेते समय सीटी की आवाज़ आना, यानी कि जब जिनको भी ये प्रॉब्लम होती है, जब वो सांस लेते हैं तो सांस लेते समय एक सीटी की आवाज़ आती है उनके फेफड़ों से। उसके बाद छोटी सांस लेना, मतलब ज़्यादा वो गहरी सांस नहीं ले सकते। देखा होगा आपने ऐसे लोगों को, या फिर आप महसूस कर लीजिए जब आपको कोल्ड होता है तब आपका गला जब कोल्ड होता है तो आपको पता है आपकी नाक बंद हो जाती है, जिसके कारण आप लंबी लंबी सांसें नहीं ले पाते हैं। तो ऐसे ही कंडीशन सेम अस्थमा में भी होती है। अगर हम नियंत्रण की बात करें तो नियंत्रण से संबंधित कौन कौन से आसन हैं, यानी कि जो लोग अस्थमा की जो समस्या है यदि वो उससे परेशान हैं तो वो इन आसन को अप्लाई करके उससे थोड़ा बहुत निजात पा सकते हैं। सबसे पहला है सुखासन, फिर चक्रासन, गौमुखासन और पर्वतासन। ये 4 जो आसन हैं वो अस्थमा को रोकने में सहायक होते हैं। एक बार हम सुखासन की बात करते हैं। पहले सुखासन जो होता है, सबसे पहले क्या करना है, इसमें आपको ज़मीन पर कोई कारपेट पर आपको आलती पालती मार के बैठ जाना है, मतलब आप सभी जानते हैं इसका मतलब। उसके बाद अपनी पीठ और रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल सीधा रखना है। सीधे रखने के बाद क्या करना है, आपको धीरे धीरे सांस को अंदर लेना है और बाहर छोड़ना है, यानी कि आपको स्ट्रेट बैठना है। जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें आपको अपने पैरों को
एक दूसरे के ऊपर रख के स्ट्रेट बैठना है, हाथों को घुटनों के ऊपर रखना है और लंबी गहरी सांसें लेके आपको छोड़नी है। इसकी अगर हम बात करें तो ये शरीर में ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाता है। हृदय से जुड़ी जो समस्याएं हैं उनको काफ़ी, उनका जो खतरा होता है काफ़ी ज़्यादा कम करता है। ये आसन जो होते हैं वो तनाव में काफ़ी ज़्यादा कारगर सिद्ध होते हैं। इससे एकाग्रता बढ़ती है, जिससे आप किसी भी कार्य को ध्यानपूर्वक कर सकते हैं और इस आसन को करने में आपका गुस्सा कम होता है। उसके बाद आपका नेक्स्ट आसन है चक्रासन। चक्रासन, चक्र की बात करें तो इसमें दो शब्द है, चक्र और आसन। चक्र यानी कि गोल, तो यानी कि ऐसा आसन जिसमें आपकी बॉडी जो है वो एक तरीके से राउंड होती है, यानी कि गोल होती है। तो सबसे पहले दोनों पैरों को घुटनों से मोड़कर एड़ियों से नितंबों से टच करते हुए रखें। उसके बाद दोनों हाथों को मोड़कर कंधों के पीछे रखें। हाथों और पैरों के ऊपर पूरे शरीर को धीरे धीरे ऊपर की ओर उठाएं और इस आसन को 2 से 3 मिनट तक करें। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, आपको पहले क्या करना है, अपने दोनों पैरों को घुटने से मोड़ना है, घुटने से मोड़कर एड़ियों से नितंबों से टच करना है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, अपने पैरों को घुटनों से मोड़ना था। उसके बाद आपको स्ट्रेट खड़े होके, मतलब आपको लेट के, पहले आपको लेटना है, उसके बाद आपको लेट के खड़े होना है। तो जैसे कि आप ये देख सकते हैं, ये क्या है, चक्रासन, क्योंकि ये चक्र की तरह बन रहा है। उसके बाद ये जो चक्रासन होता है वो रीढ़ की हड्डी में काफ़ी ज़्यादा सहायता प्रदान करता है, उसको लचीलापन प्रदान करता है, पाचन प्रणाली को ठीक रखता है और पेट और कमर के जो स्नायु होते हैं, यानी कि जो जॉइंट्स होते हैं, नहीं स्नायु होते हैं, उनको मजबूती प्रदान करता है। इसके अलावा आपकी जो बोन्स होती है उनको भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाता है। आपका फिर नेक्स्ट जो आसन है वो है गौमुखासन। गौमुखासन ये 2-3 शब्दों से मिलकर बना है। गौ यानी कि गाय, मुख यानी कि उसके मुख, आसन मतलब एक पोस्चर। तो इसमें क्या होता है, इसमें सबसे पहले ज़मीन पर सुखासन की स्थिति में बैठ जाएं, यानी कि इससे पहले जो आपने आसन किया सुखासन, आपको उस स्थिति में बैठ जाना है। उसके बाद अपने लेफ्ट पैर की एड़ी को राइट नितंब के पास रखना है। उसके बाद राइट पैर को मोड़कर लेफ्ट पैर के ऊपर रखना है और राइट पैर का जो घुटना है वो लेफ्ट पैर के ऊपर रहे तथा एड़ी और पंजे का जो भाग है वो नितंब को टच करें। तो इस इमेज के माध्यम से आप समझ सकते हैं आपको क्या करना है। आपको लेफ्ट पैर राइट पे रखना है, राइट पैर लेफ्ट पे रखना है। उसके बाद आपको पहले तो सुखासन में बैठ जाना है। पहले अगर आप देखें तो ये पहले सुखासन में बैठे होंगे, उसके बाद इन्होंने अपना जो दायां पैर वो बाएं पर और बाएं पैर को दाएं पर इस प्रकार से स्थापित कर लिया है। उसके बाद इन्होंने अपने हाथ को, यानी कि एक हाथ आगे रखा है और एक हाथ पीछे, तो आगे वाले हाथ को पीछे की ओर मोड़ते हुए और पीछे जो हाथ इन्होंने लिया है वो उसको आगे की ओर मोड़ते हुए एक दूसरे से ऐसे टच करना है और बैकबोन को स्ट्रेट रखना है। तो इस प्रकार से आपका जो ये आसन है वो कंप्लीट होता है। अगर हम इसके बेनिफिट्स की बात करें तो ये जो गौमुखा आसन होता है वो टखनों, घुटनों और छाती और कंधों की जो मांसपेशियां हैं उनको फैलाता है, जो न केवल उन्हें मजबूती प्रदान करता है बल्कि शरीर की समग्र मुद्राओं को भी सुधारता है। आसन के दौरान शरीर के जो लगभग सभी जोड़ जो होते हैं, यानी कि जो जॉइंट्स होते हैं वो काम कर रहे होते हैं, जो रक्त प्रवाह को बढ़ाते हैं और ये सुनिश्चित करते हैं कि शरीर को अधिक रक्त और पोषण मिले। उसके बाद आपका नेक्स्ट है पर्वतासन। पर्वतासन में क्या होता है, इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले फर्श पर आराम से बैठ जाएं, क्योंकि आप सभी आसन जो होते हैं वो धरती पर करते हैं। उसके बाद क्या करना है, आपको गहरी सांस को अंदर लेकर दोनों हाथों को ऊपर सीधे ऊपर की ओर सीधे खड़े हो जाना है। उसके बाद सांस को धीरे धीरे तथा धीरे धीरे छोड़ना है। सांस पहले आपको गहरी सांस लेनी है अंदर। उसके बाद क्या करना है, आपको दोनों हाथों को ऊपर की तरफ सीधे खड़े कर ले। खड़े करने के बाद आपको सांस जो आपने रोक रखी थी अंदर उसको आराम यानी कि धीरे धीरे से छोड़ें। इसको करते समय आपको ध्यान देना है कि पीठ में अगर चोट है तो वो व्यक्ति ना करे, कंधे की चोट है तो वो भी व्यक्ति इस आसन को ना करें। अब हम बात करते हैं हाइपरटेंशन यानी कि उच्च रक्तचाप से संबंधित जो आसन हैं उसमें पहले हम जानते हैं हाइपरटेंशन कहते किसे हैं।
हाइपरटेंशन या फिर उच्च रक्तचाप, जिसे कभी कभी उच्च रक्तचाप भी कहते हैं, एक पुरानी चिकित्सीय स्थिति है जिसमें धमनियों में रक्त का दबाव बढ़ जाता है। और दबाव की स्थिति मतलब क्या होता है, जो धमनियाँ होती हैं, क्योंकि आप सभी जानते हैं उसमें क्या होता है, ब्लड सर्कुलेट होता है। तो जब धमनियों में रक्त का दबाव बढ़ जाता है तो इस स्थिति को क्या कहते हैं, हाइपरटेंशन या फिर उच्च रक्तचाप। दबाव की स्थिति मतलब दबाव की जब ये स्थिति उत्पन्न होती है तो क्या होता है, वृद्धि के कारण रक्त की धमनियों में रक्त का प्रवाह बनाए रखने के लिए दिल को सामान्य से अधिक काम करना पड़ता है। बिल्कुल, जब रक्त का प्रवाह बढ़ेगा, जब रक्त का प्रभाव बढ़ेगा धमनियों में, तो क्या होगा, हृदय जो होगा उसको सामान्य से अत्यधिक कार्य करना पड़ेगा। तो इस पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं उच्च रक्तचाप। आपने देखा होगा जिन लोगों को उच्च हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम होती है उन लोगों को काफ़ी बार कहा जाता है कि आप नमक कम खाएं, अगर लो है तो आप नमक ज़्यादा लें, इस प्रकार से। तो इसमें जो अगर हम बात करें कारणों की, सबसे पहला है दोषपूर्ण जीवन शैली, मानसिक तनाव, इसके अतिरिक्त अत्यधिक तेल और मसाले का सेवन करना। तो ये कुछ इसके मेन रीजंस हैं जिनके कारण हाइपरटेंशन जो है वो होती है। उसके बाद अगर हम लक्षण की बात करें तो हाइपरटेंशन अगर किसी कोई प्रॉब्लम होती है तो सबसे पहला है उसमें चक्कर आते हैं, नींद ना आना, गर्दन में दर्द होना और गुस्सा आना। ये कुछ उसके मेन सिम्टम्स हैं जो हम देख सकते हैं अगर किसी को हाइपरटेंशन जैसी प्रॉब्लम होती है। इसके बाद अगर हम बात करें तो ताड़ासन ताड़ासन को पहले आप देख लीजिए कि किस प्रकार से है ये। इसमें क्या करना है, आपको अपने पैरों को स्ट्रेट रखना है, पैरों को एकदम पैरों को मिलाते हुए खड़े हो जाना है। उसके बाद आपने अपने दोनों हाथों को ऊपर की ओर लेके जाना है, फिंगर्स को एक दूसरे में क्रॉस करते हुए अपने जो एड़ियां हैं उनके बल पे आपको खड़ा हो जाना है। इस प्रकार से आपका जो ताड़ासन है वो कंप्लीट होता है। तो एक बार हम इसका प्रोसेस देख लेते हैं। सबसे पहले किसी समतल जगह पर अपने पैरों को आपस में मिलाकर सीधे खड़े हो जाए। उसके बाद हाथों को सांस भरते हुए ऊपर की तरफ ले, यानी कि जब आप अपने हाथ ऊपर लेके जाएंगे तो उस समय आप अपनी ब्रीथ यानी कि एक लंबी गहरी सांस भी ऊपर लेते हुए जाएंगे। उसके बाद हाथों को ऊपर ले जाकर हथेलियों को मिला लें। उसके बाद जैसे जैसे आप ऊपर उठे वैसे वैसे एड़ियों की सहायता से आप नीचे भी आएँ। तो आप देख सकते हैं जैसे कि ये कि जिस प्रकार से आप पहले ऊपर जा रहे हैं आपको अपनी एड़ियाँ भी ऊपर की ओर ही रखनी है। फिर जब आप नीचे आएंगे तो आपको सांस भी नीचे की ओर छोड़ते हुए आना है। इसके लाभ की बात करें तो पीठ के दर्द से राहत काफ़ी प्रदान करता है, क्योंकि आप स्ट्रेट खड़े होंगे तो आपकी जो पीठ है वो उसका अगर पेन है तो वो काफ़ी हद तक ठीक हो सकता है। और ये जो होता है वो आपके पोस्चर में सुधार करता है, लंबाई को बढ़ाता है। बिल्कुल, यानी कि जिन लोगों की लंबाई कम है वो इस अगर आसन को प्रतिदिन करते हैं तो उनकी लंबाई में कुछ ना कुछ सुधार देखने को मिल सकता है। मानसिक जागरूकता बढ़ती है, इससे घुटनों के दर्द से राहत मिलती है और संतुलन बनाने में सहायता प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त हमारा नेक्स्ट आसन है पवन मुक्तासन। तो पवन मुक्तासन जो है इसको करने के लिए क्या करना है, सबसे पहले आपको पीठ के बल लेट जाना है, पीठ के बल जाएं और हाथ पैरों को सीधा फैला लें। पीठ के बल जाना है आपको, अपने हाथ पैरों को सीधा फैला लेना है। उसके बाद इस स्थिति में शरीर को ढीला छोड़ दें। अब सांस लेते हुए घुटनों को मोड़ें और हाथों की मदद से छाती तक ले जाएं। इसके बाद लेटे हुए जो आपका जो शरीर है उसको ऊपर की ओर उठाएं और माथे को घुटने तक लगाने की कोशिश करें। तो इस प्रकार से आपको ये जो पवन मुक्तासन है वो कंप्लीट होता है। फिर नेक्स्ट है आपका चक्रासन में क्या करना है, आपको पीठ के बल लेट जाना है, घुटने मोड़कर और एड़ी को जितना हो सके नितंब के पास ले जाना है। चक्रासन हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, आपने इमेज भी देखी थी कि इस प्रकार से जो बनता है उसे हम चक्रासन कहते हैं। तो आपको पहले क्या करना है, लेट जाना है। उसके बाद आपको अपनी घुटनों को मोड़ना है, एड़ी को मोड़ना है और मोड़ने के बाद क्या करना है, अपने नितंब के पास इनको ले जाना है। उसके बाद अपने हाथों को उठाएं और अपने कानों के किनारे के पास रखें। फिर हथेलियों को फर्श से लगाएं और उंगलियों की दिशा कंधों की ओर होनी चाहिए। फिर अपने पैरों के साथ साथ हथेलियों का भी उपयोग करके शरीर को धीरे धीरे ऊपर की ओर उठाएं।
तो इस प्रकार से चक्रासन भी आपका होता है। अगर हम चक्रासन की बात करें तो एक बार हम इसके लाभों को भी देख लेते हैं। इसका अभ्यास करने से फेफड़ों को अधिक ऑक्सीजन मिलती है, यानी कि जो लोग इसका प्रतिदिन अभ्यास करते हैं क्या होता है, उनके जो लंग्स होते हैं उनको प्रतिदिन ऑक्सीजन मिलती है। यह अस्थमा रोगियों के लिए विशेष रूप से फ़ायदेमंद साबित होता है। तनाव और डिप्रेशन में काफ़ी ज़्यादा ये कारगर सिद्ध होता है। आँखों की रोशनी इससे तेज होती है और यह योग मुद्रा उन व्यक्तियों के लिए अत्यधिक लाभदायक है जो कंप्यूटर या डेस्क के सामने काम करते हैं। इसके अतिरिक्त ये पेट के क्षेत्र में वसा को कम करता है और पाचन और प्रजनन अंगों को उत्तेजित करता है। तो इस प्रकार से हमारा चक्रासन भी कंप्लीट होता है और हमारा फिज़िकल एजुकेशन का चैप्टर नंबर 3 भी समाप्त होता है। तो कुछ डिजीज़ लगे थे जो मैंने आपको उनका पहले बताया कि वो क्या प्रॉब्लम है, क्या कारण है उनका। उसके बाद उनसे संबंधित जो आसन है उन पर भी हमने चर्चा की। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप कि आप लोगों को चैप्टर समझ में आया होगा। कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं। और जैसे कि आप सभी जानते हैं, एक इम्पॉर्टेंट बात, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे बताएं कि आपको कौन सा पार्ट अच्छा लगा है, क्या चीज़ समझ में नहीं आई है, ताकि मैं आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल सकूं। इसी के साथ मैं आप सभी से गुड बाय कहती हूँ एंड नेक्स्ट वीडियो के साथ एक बार दोबारा मिलती हूँ। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।